हम लोगों ने सारे केसेस पढ़ लिए हाइब्रिडाइजेशन के, और कल आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की उसकी। आज उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक दो मॉलिक्यूल लेने के बाद, जैसे कि मैं SO4 मॉलिक्यूल लूँ और पूछूं कि इसमें क्या शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो सल्फर है, सल्फर है, और इसके आउटर मोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और दो ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में चले गए, कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो 5 4 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, और जो दो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 5, और 5 से ऑल यू नो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि एक S 3p और एक D मिक्सिंग करके 5 जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। 3 तो एक प्लेन में इस तरह होता है, और ये प्लेन के ऊपर नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने फ्लोरीन पुट कर दिया, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा बाद में। तो ये क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। बस एक दो एग्जाम्पल और बताने मेरे को। जैसे मैं आपसे कहूँ XeOF4 को ड्रॉ करना है, XeOF4 को। हाइब्रिडाइजेशन जितना भी 11th का है, जितना भी 12th का है, वो सारा हम लोगों ने कर लिया है। एंड इसलिए हमें यस, हम ट्राई करें। नहीं ये मैं ही बता रहा हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो साथ में। अगर आप मेरे क्वेश्चन sp3d2 sp3d2, अब मैं हाइब्रिडेशन नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही। अब हाइब्रिडेशन के साथ साथ देखो, हाइब्रिडेशन तो आप सभी लोग निकालोगे, उसकी आपके पास थ्योरी से ट्रिक भी है, बट आपको उसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करना बहुत फास्ट आ जाना चाहिए। बस वही मैं चाह रहा हूँ। तो इसलिए जिनॉन के आउटर मोस्ट में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक में से 4 फ्लोरीन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया इस तरीके से, और इसके पास 2 लोन पेयर बच गए। सो आई थिंक 2 लोन पेयर नहीं बच सर, गए। एक लोन पेयर बचा। हाँ, इसके ऑक्सीजन के साथ डबल यस बॉन्ड, सर। यस। सो इट हैज ए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एंड यहाँ सिग्मा बॉन्ड, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर, टोटल 6 हो गया। और 6 से क्या आएगा? ये sp3d2। अब इसकी देखो ज्योमेट्री कैसे बनानी है। जब इसकी आप ज्योमेट्री बनाओगे तो आपको Xg को यहाँ रखना है, सिमेट्री की वजह से डबल बॉन्ड O मैंने यहाँ पुट किया है, और फ्लोरीन हमने यहाँ पुट किया है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ये इसका है स्ट्रक्चर। और इसका क्या नाम है? स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्योंकि इसमें लोन पेयर था ना, एक लोन पेयर भी तो है। यस सर। एक लोन पेयर है, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं है शेप। ज्योमेट्री तो स्क्वायर बाय पिरामिडल है, बट शेप इसकी है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। हाँ, क्योंकि जहाँ पे लोन पेयर है उसको फिर हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो शेप में आ जाएगा स्क्वायर पिरामिड। बाई पिरामिड नहीं बोलेंगे बच्चा ना, शेप में बाई पिरामिड नहीं बोलेंगे, ज्योमेट्री में बाई पिरामिड बोल देंगे। ये XeO4 है। मुझे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, दैट्स वाई जो है मैंने इसका शेप मतलब हाइब्रिडेशन लिया, कंसीडर किया है। अब मुझे क्या, अब मुझे हाइब्रिडेशन मत बताना बच्चों, मुझे जल्दी से इस मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हो क्या? अगर आप शेप में भी उतना एक्सपर्ट हो जाओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो क्या इसका शेप बता सकते हो जल्दी से?
पिरामिडल ट्रायंगल पिरामिडल शेप पिरामिडल, हाँ यस यस पिरामिडल शेप, ओके फाइन पिरामिडल शेप। आप लोग आंसर करने के बाद जल्दी से माइक को ऑफ कर लिया करो क्योंकि फिर जो घर की आवाज़ आने लगती है। तो XgO3, Xg के आउटर मोस्ट में होते हैं 8, 8 में से 2 इसके साथ शेयर किया, 2 इसके साथ शेयर किया और ये 2 इस ऑप्शन शेयर किया और एक लोन पेयर इसके पास बच गया। दिस इज पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल इन शेप। कभी कभी बच्चों ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ इसकी शेप किस मॉलिक्यूल से मैच करेगी, तो क्या आप कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल अपने आप से बता सकते हो जो पिरामिडल हो और sp3 हो? ऐसे भी सोचना थोड़ा सीखो। बताओ XgO3 की शेप किस मॉलिक्यूल से मैच करेगी, अपने आप बताना। हाँ बोलो। सर हाँ जी इसे बोलो। ट्रायंगल ये इनर में नहीं आ सकता। लेकिन ये ज्योमेट्री आपने कहाँ से निकाली है? ये ज्योमेट्री आपने कहाँ से निकाली बताइए? टेट्राहेड्रल से सर ना? NH3 से टेट्राहेड्रल से निकाली है आपने। हाँ टेट्राहेड्रल में एक बॉन्ड की जगह लोन पे रखा है ना। मैंने कहा ना कि ज्योमेट्री पहले पता होना चाहिए, ज्योमेट्री के बाद उसकी शेप आती है। आप ये कह दो कि नहीं मैं इसको ऐसे बना दूं, तो ऐसे कैसे बना सकते हो? इसको नहीं बना सकते ना आप। ओके हाँ इसमें sp3 है, यू नो दैट। तो sp3 से आपको टेट्राहेड्रल से सर PF3 NH3 BF3 तो गलत बताया किसी ने। BF3 में तो बोरॉन पे 3 होते हैं आउटर मोस्ट में और तीनों ने सर शेयर कर लिया। PF3 H3 अच्छा H3O पॉजिटिव अच्छा, BOF3 बता रहे हो क्या, या BF3 पॉजिटिव है? फास्फोरस PF3 अच्छा PF3, सॉरी PF3 इज राइट आंसर। फास्फोरस के आउटर में 5 होते हैं, 5 में से 3 उसने शेयर कर लिया और एक लोन पे बच गया। वेरी गुड जिसने बताया है। और किसी ने अब अमोनिया ही बताया था, वो भी सही है। तो देखो आप लोग खुद ही अपने आप से मॉलिक्यूल निकालने लग गए। और देखो अगर किसी बच्चे के अंदर और भी ज़्यादा टैलेंट है तो जिसने NH3 बताया होगा ना, उसको पता है कि NH3 के ग्रुप के नीचे सारे एलिमेंट यही काम करेंगे। अब बताओ नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर क्या है, जल्दी से कौन बता रहा है नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर? नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, राइट ना। नाना पाटेकर, एसोरस, सब बीमार। अब बताओ इनके सभी के हाइड्राइड क्या बनते हैं? NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। क्या बच्चों? अब थोड़ा बहुत एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन NH3 अगर पिरामिडल है तो क्या सिमिलर केस PH3 का नहीं होगा? क्या सिमिलर केस ASH3 का नहीं होगा? क्या SbH3 नहीं होगा? कितने सारे मॉलिक्यूल एनालॉजी मिल गए। तो मैंने आपसे एक दिन कहा था ना कि एग्जाम्पल इसमें सर्च नहीं करना पड़ेगा आपको, एक एग्जाम्पल की जगह आप 10-10 एग्जाम्पल दे सकते हो। ये नहीं कि बस 3 एग्जाम्पल दे दिए बस वो हमने नोट्स बना लिए उनको रट्टा मारना। इस चैप्टर में कोई रटने वाला कंसेप्ट नहीं है। सोचो जितना सोच सकते हो। क्या बच्चों ये सारी बातें क्लियर हैं? क्या इसके एनालॉजी में PF3 भी आ गया, PCl3 भी आ सकता है? अच्छा जिसने PF3 बताया तो क्या PCl3 गलत है? क्या PCl3 भी सही है बच्चों? यस सर हाँ PH3। हाँ तो इस तरीके से आप थोड़ा सोचना सीख जाओ, बहुत अच्छी बात हो जाएगी फिर तो। जैसे मैं आपसे कहूँ SO2Cl2 बच्चों, तो SO2Cl2 में क्या होना चाहिए हाइब्रिडेशन, और ये बताओ कि इसका बॉन्ड एंगल किसके सिमिलर होना चाहिए? लगभग क्या होना चाहिए बॉन्ड एंगल? अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल तो बता ही सकते हो। ट्रायगोनल प्लेनर अच्छे से ट्राई नहीं कर रहा मुझे लग रहा है। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, 6 में 2 इस ऑक्सीजन शेयर कर लिया, 2 इस ऑक्सीजन शेयर कर लिया, एक Cl ये हो गया और एक Cl ये हो गया। देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, टेट्राहेड्रल हो गया। अब तो मैंने इसमें इनफ प्रैक्टिस करा दी है। कोर्स को ध्यान में न रख करके आप लोगों को सोच रहा हूँ जब तक आ नहीं जाए तब तक मैं आगे ना बढ़ूँ। तो अब तो इसका बॉन्ड एंगल किसके आसपास होना चाहिए बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ अब चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें वापस से आ जाएंगे। एक बात सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से
अपने माइंड में रखेंगे कि जब लोन पेयर ना हो, तो लोन पेयर ना हो और sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। sp2 हो तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। ये जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है जब रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जब मैं बात करता हूँ रेगुलर ज्योमेट्री की तो समझ लेना कि वहां पर लोन पेयर की केस नहीं है। तो रेगुलर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए। पता क्या वो मतलब आपने सीखा ही है। तो जब भी मैं कहूँ sp हाइब्रिडाइजेशन रेगुलर ज्योमेट्री है, कोई लोन पेयर है तो 180 बॉन्ड एंगल है। sp2 में कितना होता है 120 बॉन्ड एंगल और sp3 में कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इतना तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब sp3d में सबको पता है तीन टाइप के बॉन्ड एंगल थे, 180 बिटवीन एक्सियल बॉन्ड एंड 120 बिटवीन इक्विटोरियल बॉन्ड एंड 90 डिग्री बिटवीन इक्विटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड। एंड sp3d2 में बच्चों दो टाइप के बॉन्ड एंगल थे, 90 डिग्री जो स्क्वायर प्लेन में थे और ऊपर वाले बॉन्ड का सभी स्क्वायर प्लेन के साथ, और 180 डिग्री जिसको हम ऑक्टेहेड्रल कहते हैं। और sp3d2 में जो बॉन्ड एंगल था वो 72 डिग्री था, 90 डिग्री था और 180 डिग्री था। ये नॉर्मल जो रेगुलर बॉन्ड एंगल हैं ये तो पता होना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड सर लास्ट में D3 नहीं आएगा किसमें बेटा सर, sp3d3 नहीं आएगा sp3d2 नहीं आएगा सर आपने दो sp2 ली थी सर। और वो सर इसमें ये 6 तक ही करवाए, 6 सिग्मा बॉन्ड तक, 7 तो करवाए नहीं सर sp3d3 का। sp3 नहीं करवाया मैंने। अच्छा नहीं और सर। हाँ if7 किसने सर, बताया था, करवाया if7 किसने बताया था बताओ जरा। और मैंने जब इसको करवाया तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि ये इसके केसेस कम हैं, लेकिन if7 मैंने एग्जांपल बताया था। झूठे, इसमें केसेस कम है, इसमें ज्यादा फेमलेट हम लोग sp3d2 तक ही हैं। चलो अच्छा, इसके बाद इतना सबको पता है। मेरे मन में कुछ अच्छे पॉइंट्स आए थे, सब भूल गया मैं, क्या करूं मैं अब, कहाँ जाऊं। अच्छा चलो, अब मैं आपको सिखाऊंगा कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। देखो बच्चों, अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल क्या है तो कोई आपने एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं है, आपको बस एनालिसिस करना आना चाहिए कि इसका बॉन्ड एंगल इससे कम होना चाहिए, इसका बॉन्ड एंगल उससे कम होना चाहिए। इस तरह अगर आप एनालिसिस कर लेते हो तो इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं फिर इसमें, ठीक है। अब देखो, तो आते हैं बच्चों हम लोग न्यू टॉपिक में। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट इसका कोई टॉपिक इस तरह नहीं दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो आते हैं कंपैरिजन सर। ऑफ, हाँ बोलो बेटा। सर sp3d3 में 72 डिग्री का एंगल का बनता है, प्लीज एक बार ये बता दो। ये जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल था ना, ये वाला, इसमें इस तरीके से आप करते हो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये एंगल 72 डिग्री के तो ये होते हैं, ये वाले अंदर, ये वाले। और ओके सर, थैंक यू सर। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे मैंने अपने आप से बना दिए हैं बच्चों समझाने के लिए कि आप बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करोगे। देखो नंबर 1, अगर केवल हाइब्रिडाइजेशन देखना हो, हाइब्रिडाइजेशन, तो जैसे मान लो बच्चों मैं कहूं कि एक मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक मॉलिक्यूल में sp2 है और एक में sp3 है, उसमें बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर होगा। अगर ध्यान देना बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तीनों मॉलिक्यूल में, चारों मॉलिक्यूल में, और बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, तो क्या बिल्कुल सिंपल केस नहीं होगा ये sp sp2 sp3 का। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि मॉलिक्यूल हमारा है BeH2
BeH2, एक मॉलिक्यूल है BH3 और एक मॉलिक्यूल CH4 है। क्वेश्चन आ गया कि इनमें बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करो। तो आपको पता है BeH2 में Be के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो ने शेयर कर लिया तो sp हो गया। इसके आउटर मोस्ट 3 होते हैं, तीनों ने शेयर कर लिया तो sp2 हो गया। इसके 4 होते हैं, चारों ने शेयर कर लिया तो sp3 हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 180 होगा। sp में कितना बॉन्ड एंगल होता है बच्चों? 180। इसमें कितना आएगा BH3 में? 120। इसमें कितना आएगा? 120, 180, 120, 1090, 28 मिनट। क्या ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल नहीं होगा? यस सर। तो क्या हाँ, एक मिनट बच्चों, क्या बच्चों जनरल में हम ये कह सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल sp2 से ज्यादा होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल sp3 से ज्यादा होता है? क्या जनरल में ये बात कह सकते हैं हम लोग? यस ओके, यस सर। पहला पॉइंट यही है। आते हैं सेकेंड पॉइंट में, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, hybridizations are same but number of lone pairs different। ऐसे केस है तो कैसे देखेंगे? देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल मैं लेता हूं। आपको बताना है CH4 NH3 और वाटर में ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा सीखने को मिलेगा आपको, CH4 NH3 और वाटर में बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करना है। सो लेट्स सी। जब भी कंपेयर करना हो जल्दी से उनकी शेप और ज्योमेट्री बना लेना चाहिए। देखो CH4 को सबको पता है, CH4 इज ए टेट्राहेड्रल एंड यहाँ पर sp3 बॉन्ड एंगल होता है विच इज sp3 हाइब्रिडेशन होता है विच इज 109 डिग्री 28 मिनट। NH3 में सभी को पता है बच्चों कि एक 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर हो जाता है। इस तरह वाटर में सभी को पता है कि इसमें 2 लोन पेयर हो जाते हैं और ये तीनों ही sp3 हैं। यहाँ पे 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, वहां पे 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। करेक्ट? ये CH4 है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे sp3 था, मैंने यहाँ पे बॉन्ड एंगल नहीं लिखा। सबको पता है इसका रीजन क्यों? क्योंकि लोन पर आने से ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होती है। डिस्टॉर्ट वर्ड समझते हो ना बच्चों? डिस्टॉर्ट मतलब ज्योमेट्री गड़बड़ होना और फिर वो एक नए शेप में आ जाती है, इसे बोलते हैं डिस्टॉर्ट। पता है बच्चों, इसको आप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हो, क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होने के बाद तभी तो इसको मैं पिरामिडल बोल रहा था। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मतलब लोन पे आने की वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है गड़बड़ हुई, डिस्टॉर्ट हुई और वो न्यू शेप पिरामिडल में आ गई। ठीक है। नाउ मैं रेगुलर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल बोल सकता हूँ, लेकिन जब लोन पे आते हैं तो बॉन्ड एंगल को हम जनरल टर्म में बोलते हैं इसे कि इसके आसपास हो सकता है। अब ज़रा ध्यान समझना। क्या बच्चों एक दिन मैंने बात ये कही थी कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस बिकॉज यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बोला जरा, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या 2 न्यूक्लियस के बीच में होते हैं? यस या नो? यस सर। इसलिए वो टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से। लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक साइड में तो न्यूक्लियस है, दूसरे साइड में कोई नहीं है, तो दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस। क्योंकि इन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो अब देखो ध्यान से, क्या बच्चों यहाँ पर भी तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है? मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, क्या ये ऐसी सिचुएशन नहीं है? ये हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग हो रही है और ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना? और बाद में इसी को तो मैंने सिग्मा बॉन्ड बना दिया है, तो वो पिक्चर आपको समझनी पड़ेगी मन में। अब क्या हो रहा है कि ये लोन पेयर
क्या ये लोन पेयर यहाँ के बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, यस सर। क्योंकि ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में sir. है। तो देखो इसने लोन पेयर इसको रिपेल किया और इसने भी इसको रिपेल किया। रिपेल करने से बस एक लास्ट बात बोलना बच्चों, इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से बच्चों क्या ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा पास आ जाएंगे क्या? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, बॉन्ड एंगल किसके बीच में देखना है? बिटवीन बॉन्ड पेयर, बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पे, बिटवीन बोथ लॉन पेयर बॉन्ड पे, नो नो नो, बॉन्ड एंगल का नाम होता है बिटवीन बॉन्ड, बॉन्ड पेयर। बिटवीन बॉन्ड। हाँ ये हाँ, तो देखो यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अच्छा बताओ, थोड़ा सा बढ़ने मतलब क्या है मेरा? ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम हो जाएगा। हमको ये वाला बॉन्ड एंगल रिप्रेजेंट करना होता है बिटवीन द बॉन्ड। अब कितना कम हो जाएगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि NH3 में बॉन्ड एंगल CH4 से कम होगा? क्या ये एनालिसिस कर सकता हूं? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बस यही सिखाना था, यही सिखाना था। अब आते हैं वाटर में। वाटर में तो बच्चों लोन पेयर भी आपस में रिपेल करेंगे, और जब लोन पेयर रिपेल करेंगे, देखो ध्यान से, ये दो लोन पेयर थे वाटर में, ये दो लोन पेयर थे, ऐसे ही है ना, ये दो लोन पेयर हैं। ये जब रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कम जो है ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो जब ये रिपेल करेंगे तो ये इनके बीच में स्पेस बढ़ेगा ऐसे। जब स्पेस बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पास के बॉन्ड पेयर को और ज़्यादा रिपेल करेंगे। यस सर। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन भी है एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी है। क्यों बच्चों? बॉन्ड पेयर तो बाद में देखेंगे जब लोन पेयर रिपल्सन सेम हो जाए। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखो ये दूर हो गए तो इसने और इसको रिपेल किया, तो क्या यहाँ पर बॉन्ड एंगल NH3 से और भी कम हो जाएगा? यस सर। यस सर, Yes, वेरी sir. गुड। तो क्या मैं कहूँ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ये है? एग्री विद दैट? यस सर। यस सर। ओके। अब सुनो ध्यान से, sir- एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट 1 मिनट मुझे और दे दो पहले। अब देखो रफली बच्चों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट 2 डिग्री से कम कर दिया करो रफली, तो आपको एक जनरल आइडिया रहेगा कि बॉन्ड एंगल किसके आसपास है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल 2 डिग्री कम कर सकते हो, और लोन पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल को 3 डिग्री के आसपास कम कर सकते हो, क्योंकि वो बड़ा रिपल्शन होता है तो बॉन्ड एंगल को और कम कर देगा। लेकिन एक टाइप के लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, ऐसे नहीं कि कहोगे इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इधर भी दो कम करते जाओ, नहीं। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है तो ओवरऑल बॉन्ड एंगल 2 डिग्री के आसपास आप कम कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 109 डिग्री है, अगर मैं इसको 2 डिग्री से कम करूं तो अमोनिया में अप्रोक्सीमेट कितना होगा बॉन्ड एंगल? 107। जब आप किसी बुक में देखोगे तो यही बात लिखी है। और देखो यहाँ पे लोन पेयर भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, तो लोन पेयर रिपल्शन से ओवरऑल 3 डिग्री और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ओवरऑल 2 डिग्री, तो टोटल कितनी डिग्री कम कर दिया बच्चों हमने? 5 डिग्री। तो ये देखो बुक में ये 5 डिग्री के आसपास होता है। अब जो बच्चा अपने से पूछने जा रहा था वो पूछ सकता है। सर आपने कहा था कि NH3 में लॉन पेयर इक्वेटोरियल पे होगा, तो रिपल्शन कैसे होगा? हे भगवान, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में? NH3 में कौन सी इक्वेटोरियल पोजीशन है जी, जरा बताना। NH3 में sp3d है क्या? NH3 तो टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल में लोन पेयर कहीं भी पुट कर दो। NH3 टेट्राहेड्रल है ना? यस सर। हाँ, और सुनो ध्यान से बेटा, जो भी देखो जब भी मैं इससे कोई बात करता हूँ तो हमेशा एक जनरल स्टेटमेंट देता हूँ, क्योंकि साइंस है, इसको बहुत ही अगर हम बहुत ही
डीप में जाएंगे तो जैसे मैं बोलता हूँ कि 100 के ऊपर बॉन्ड एंगल को इग्नोर करो, मैंने ये कहा था ना, इग्नोर कर दिया करो, तो उससे क्या होता है कि हमें एनालिसिस करने में थोड़ी आसानी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं कि रिपल्शन होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता होगा, उसको हमने इग्नोर कर दिया है हम अपने केस को सिंपल करने के लिए। और 11th-12th में इतना हम नैनो तक सोचेंगे तो फिर एक एक बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो यही स्टडी, इतना तो आपको इस तरीके से कंपैरिजन बॉन्ड एंगल तो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, बट ये कि आपको जो डेटा लिखा होता है कहीं बुक से पढ़ो तो आपको पढ़ने में आसानी रह जाए कि हाँ सर ने इस तरह से डिस्कस किया था। ये हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि लोन पे रिपल्सन से बॉन्ड एंगल ज़्यादा रिड्यूस होता है और लोन पे रिपल्सन से बॉन्ड एंगल कम रिड्यूस होता है। ये दूसरा केस था, ये केस मैं इसे अपने आप से बना के बता रहा हूँ। क्या मैं थर्ड केस में चलूँ? ये समझ में आ गया सबको बच्चों? यस सर। ओके ओके, अब आते हैं थर्ड केस में, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। थर्ड में क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर, number of lone pairs and hybridization, number of lone pair hybridization is same। तीसरा केस में ये ले रहा हूं कि लोन पेयर भी सेम हो और हाइब्रिडेशन भी सेम हो, तब कैसे कंपेयर करेंगे बॉन्ड एंगल? तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं 16 ग्रुप के हाइड्राइड का। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ 16 ग्रुप के एलिमेंट बच्चों बोलना जरा क्या होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और यूरेनियम, यही होते हैं बच्चों। सल्फर आना था सेकंड पे, आपने ऐसे ही लिख दिया। 2 बार लिख दिया ना सर? हाँ, मुझसे ऐसी गलती पता नहीं क्यों होती है। ये उससे टीपो, इनके हाइड्राइड क्या बनेंगे? H2O, H2S, H2SE और H2TE। लास्ट वाले का मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसकी जरूरत नहीं हमको। अब जो हाइब्रिडेशन H2O में होगा वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा। तो इन सभी में बताना जरा बच्चों, ऑक्सीजन में क्या हाइब्रिडाइजेशन है? SP। हद हो गई, हद हो गई। अभी अभी H2O केस लिया sp3 में। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में देखो, भूलना चालू हो गया आपका, देखना अभी 3 दिन बाद देखना आप कैसे जवाब दोगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जो आज सही बता रहे हो ना, 3 दिन बाद सब खा पी के बैठ जाओगे आराम से। वाटर का हाइब्रिडेशन गलत हो गया, बताओ। sp3 ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 हुए, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो ये sp3 नहीं हुआ क्या? ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। 16 ग्रुप का मतलब आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बच्चों सही है ना सारा ये? यस सर। ओके यस सर। चलो जरा एक चीज और पूछ, सभी की शेप क्या आएंगी? टेट्राहेड्रल। ये तो ज्योमेट्री है, शेप बताओ, शेप। बेंड शेप, वेरी गुड, बेंड शेप होगा, सभी में बेंड शेप होगा और सभी के पास 2 लोन पेयर हैं। देखो इस तरीके से 2 लोन पेयर। ये देखो, इसके बाद TH का भी बना लेंगे इस तरीके से। एंड सभी के पास, सभी में हाइब्रिडाइजेशन सेम है और सभी में नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है। अंडरस्टूड? अब बताओ यहाँ पे क्या देखें टू कंपेयर द बॉन्ड एंगल। और ऐसा नहीं कि बॉन्ड एंगल सभी में सेम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल सेम नहीं होगा। क्या करें? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन सभी में बराबर है बेटा, सभी एक ही फैमिली के एलिमेंट्स हैं। नहीं सर, वैलेंस नहीं, ओवरऑल। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन, अच्छा मतलब ओवर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लूँ, उससे कैसे समझ में आएगा? मगर चलो, तो यहाँ पर हमको देखना है
बॉन्ड पेयर रिपल्शन। देखो ये रिपल्शन छोटा होता है लेकिन इससे चेक होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखना है हमको यहाँ पर। अब देखो, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट आएगा। बताना जरा मुझे, अच्छे से पार्टिसिपेट करना जिससे कि मैं आपको समझा सकूं इस पॉइंट को। बताना जरा, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। Yes, sir. और Yes, sir. इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होकर के रहेंगे? ऑक्सीजन की तरफ या हाइड्रोजन की तरफ? ऑक्सीजन साइड या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। Oxygen. क्यों? वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Electronegative. बिल्कुल सही बात, क्योंकि द टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट? तो इसका जो बॉन्ड पेयर है वो इसके साइड में ज्यादा रहेगा और ये बॉन्ड पेयर भी इसके साइड में ज्यादा रहेगा। अब बताओ, ये बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, तो मैं इस बॉन्ड को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ऐसे। देखो ये बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स ऑक्सीजन साइड ज्यादा रहेंगे, ये बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज्यादा रहेंगे। तो ये बॉन्ड पेयर ज्यादा क्लोज नहीं आ जाएंगे बच्चों, और फिर आपस में क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल। अब ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना जरा, मेरी बात समझना। ये शेप है वाटर की, है ना? और जो ये डार्क दिख रहा है ना यहाँ पे, मान लो बॉन्ड पेयर इतना क्लोज है तो ये बॉन्ड पे रिपल करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो बॉन्ड पे रिपल्सन की वजह से ये हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल जो है रिपेल करता है, और रिपेल करने के बाद इस तरीके से इसका बॉन्ड एंगल बढ़ता है, ठीक है? अब ये बॉन्ड एंगल इसका फिक्स 109 है, 104 ही है वाटर का, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं ना तो देख रहे हैं कि कहाँ ज्यादा रिपल्शन होगा। बताओ जरा, रिलेटिवली सल्फर और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा, ज्यादा होगा? कम। कम। तो कम। बॉन्ड पेयर, कम। हाँ, बॉन्ड पेयर रिलेटिवली थोड़ा सा दूर होगा, और दूर होगा तो रिपल्शन कम होगा, और यहां पर डिफरेंस और भी कम होगा तो बॉन्ड पेयर और दूर होगा तो रिपल्शन कम होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में होना चाहिए फिर? ऑक्सीजन। वाटर में, राइट? वाटर में। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो देखो, इस बात को बुक में कैसे समझाया गया वो भी मैं पॉइंट बताता हूं। बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इन ग्रुप एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases, bond angle also decreases according to Besper theory। तो मैंने ये पॉइंट बाद में बताया आपको, पहले आपको समझा दिया। अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड पेयर उस न्यूक्लियस के पास होंगे, उस एटम के, और उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है? सो मैं यहां पे एक पॉइंट ऐड करता हूं, ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन bond pair electron in H2O bond angle is higher, ठीक है? ये मैंने बता दिया। और ऐसे देखना होता है आपको, जब लोन पेयर सेम हो और हाइब्रिडेशन भी सेम हो तो यू हैव टू सी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दैट्स इट बच्चों, इसको मैं हटाता हूं। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अब आप कर सकते हो कि मैं अगर आपसे पूछूं कि NH3
PH3 ASH3 में ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होगा? सो ये तो ग्रुप के एलिमेंट है, सभी में sp3 है। देखो बच्चों, sp3 और sp3, तो सभी के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। सो यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर एंड हैबिटेशन सेम है, तो यू हैव टू सी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसका बॉन्ड पेयर न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा। सो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज दिस। अदरवाइज यू कैन लर्न लाइक कि भाई ये ग्रुप के कंपाउंड्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन टू द ग्रुप घटती है। सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन टू द ग्रुप घटती है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो आप। अब मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन बताओ, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए हैं टॉपिक को। कौन बताएगा देखता हूं। विच हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल? ग्रेटर बॉन्ड एंगल, H2O और F2O? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ। बस इसमें बच्चों इतने रूल थे, हो गए। H2O F2O। इतनी जल्दी कर बता दिया आप लोगों ने, बनाया भी नहीं शेप ज्योमेट्री, कुछ भी आंसर तुरंत बता दिया, वो भी सही सही। दोनों की शेप बताओ पहले मुझे तो। बेंट, बिल्कुल सही। हाँ, ऑक्सीजन के आटोमर्स में 6 होते हैं, 6 में 2 हाइड्रोजन बना लिया सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास 2 लोन पेयर बच गए। यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल एटम है, बस यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पे आपने फ्लोरीन लगा दिया, तो यहाँ पर भी 2 लोन पेयर इस तरह बच गए। तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और दोनों में लोन पेयर भी सेम है, दोनों में लोन पेयर भी सेम है। तो वी हैव टू सी बॉन्ड पेयर रिपल्शन टू कंपेयर द बॉन्ड एंगल। अब देखो बच्चों, यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, ये तो बोला था मैंने। लेकिन वो किसके लिए था? सेंट्रल एटम के लिए था। इसलिए मैंने कहा था कि उस लाइन पे मत जाओ। बेटा माइक को अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो। क्या बोल रहे हो? हेलो यार अरे यार ब्रेक भी लेना है, आलू पे आराम से जा आराम से। क्या अजीब लोग हैं भाई, मान गया मैं। देखो सो H2O F2O, बताओ मुझे जरा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है या ऑक्सीजन फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। हाँ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। तो इसका बॉन्ड पेयर इसके पास होगा न्यूक्लियस के, और इसमें बॉन्ड पेयर दूर होगा टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो कहाँ ज्यादा रिपल्शन हुआ बॉन्ड पेयर में, H2O में या F2O में? H2O। H2O। हाँ, तो बस एक लाइन लिखना है आपको, द बॉन्ड एंगल इन H2O हायर ड्यू टू मोर रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना सा पॉइंट बताना है आपको। अच्छा एक ही समझना बच्चों, देखो छोटी छोटी चीजें कैसे निकल के आएंगी। ये H2O है ना, अगर मैं इस H2O में से एक H को CH3 से रिप्लेस कर दूं, तो बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए घटना चाहिए?
अरे CH3 का बढ़ना। बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि CH3 का खुद का साइज भी, तो साइज भी कभी कभी मैटर करता है। देखो ये कार्बन का खुद का साइज है, तो जब इतना बड़ा साइज का एलिमेंट आएगा तो वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा क्या? तो इसलिए CH3 में एक कार्बन 3 हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड एंगल एकदम से बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं दोनों तरफ C2H5 कर दूँ, बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? इंक्रीज। इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज। हाँ देखो, जैसे मैं कहूँ OF, दो OF2 है, मैं यहाँ पे कर दूँ दोनों Cl, बॉन्ड एंगल इंक्रीज या डिक्रीज? ये भगवान यार, ये क्या बच्चे हैं। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? और मैं यहाँ पर OBr2 कर दूं तो क्या होगा बॉन्ड एंगल यहाँ पर, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। इंक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज होता जाएगा या इंक्रीज होता जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज, क्योंकि इसका साइज हो कितना बढ़ रहा है, साइज इतना बढ़ेगा तो दे विल टेक मोर स्पेस, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ता जाएगा। वैसे भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है, तब भी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ही, कह सकते हो आप। ठीक। इस तरीके से आप बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट विल बी डाइपोल मोमेंट। ओके, डाइपोल मोमेंट स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ जरा, I3 माइनस बहुत बार पूछा गया है, I3 माइनस और N3 माइनस में क्या हाइब्रिडाइजेशन होंगे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। I3 माइनस और N3 माइनस में ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम में। पहले इसमें आप I3 माइनस तो बिल्कुल क्लियर है, N3 माइनस करने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो पहले। राहुल अपने आप को म्यूट करें। राहुल जो भी है। बताओ सर N3 माइनस P। N3 माइनस में क्या आएगा? SP। निखिल बिल्कुल सही जवाब बेटा, शाबाश। और I3 माइनस में? सर SP3D। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो 3 आयोडीन है, किसी एक आयोडीन को सेंटर मान लो, और जिसको सेंटर मान लो उसी में नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दो। तो आयोडीन के आउटम्स कितने क्या होते हैं बच्चों, किस ग्रुप का है? 17 ग्रुप का है ना? तो इसका हाँ हाँ 7, एक नेगेटिव कितना हो गया? 8, और 8 होने के बाद एक सिग्मा, 8 में से एक सिग्मा इधर बन गया, एक सिग्मा इधर बन गया, तो उसके पास कितने लोन पेयर बच गए अभी? टोटल 3 लोन पेयर। इट हैज 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, sp3d। और इसकी शेप क्या आएगी? लीनियर। लीनियर, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो 3 लोन पेयर को आप ट्राइगोनल पिरामिड में कैसे रखते थे? आपको याद है कि तीनों लोन पेयर को आप इस तरीके से इक्विटोरियल पोजीशन में प्लेस करते हो, और यहाँ पर आयोडीन और आयोडीन, और ये भी आयोडीन, और एक नेगेटिव चार्ज मैंने ऐसे दिखा दिया इस तरीके से, लाइक दैट। और N3 माइनस को बनाने के लिए आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो, दैट विल बी बेटर, लीनियर शेप। N3 माइनस नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस पर नेगेटिव लगा दिया, तो इसके 5 + 1 कितने हो गए? 6 हो गए। इसने 2 की शेयरिंग कर ली,
तो इसके 8 हो गए, इसके कितने थे 5 + 2 7 हो गए। इसने एक की शेयरिंग कर ली और इधर क्या बना दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। होगा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक और बन सकता है इसका लुईस डॉट, क्योंकि इसमें होता है रेजोनेंस। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यू कैन कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड लाइक दिस n माइनस, यहाँ पे प्लस और डबल बॉन्ड n माइनस। अब बताओ जरा, जो मिडिल नाइट्रोजन है उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड है। बिल्कुल सही। और लोन पेयर एक भी नहीं ना, क्यों? 5 में एक गया 4 और 2 इधर शेयर किया, 2 इधर शेयर किया, तो बस 2 सिग्मा बॉन्ड है। और 2 सिग्मा से क्या होता है sp लीनियर शेप। और ध्यान रखना, जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होगा वही दूसरे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होगा हाइब्रिडेशन, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन सकता है n ट्रिपल बॉन्ड n और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो 5 होते हैं, 5 में इधर 3 शेयर किया, एक इधर इधर 2 दे दिया, तो इसके बाद अभी भी 2 सिग्मा ही है, तब भी ये sp ही है। सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन था। ये हो गया। तो हाइब्रिडेशन आप लगभग सभी मॉलिक्यूल में बच्चों आप निकाल लोगे, प्रैक्टिस और करेंगे, असाइनमेंट सेंड करूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट डाइपोल मोमेंट। डार्लिंग नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। मैं चेक कर रहा हूँ, अब जिसका भी माइक इस तरह कुछ आवाज आई मैं उसको परमानेंटली एलिमिनेट कर दूंगा ग्रुप से। ओके, सो डाइपोल मोमेंट को बच्चों हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। और ये क्यों पढ़ रहे हैं? टू डिटरमाइन पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। सारे टॉपिक चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं। टू डिटरमाइन पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स, इस वजह से इसको हम पढ़ते हैं। कैसे? और नॉन पोलर पोलर बताने से क्या होता है? आपने शायद एक लाइन सुना हो बच्चों, लाइक डिजॉल्व लाइक्स। ये लाइन सुना है क्या आप लोगों ने? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एनीवन? नो सर। ओके, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब होता है कि पोलर मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड। जैसे NaCl पोलर है और वाटर भी पोलर है, इसलिए NaCl वाटर आपस में NaCl वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। चलो मैं इसको भी समझाता हूँ अच्छे से। अब देखो, डाइपोल मोमेंट एक फिजिक्स की क्वांटिटी है, लेकिन इसका केमिस्ट्री में पढ़ने का बस इतना मतलब था कि हम किसी मॉलिक्यूल को बस बता सकें कि इट इज पोलर और नॉन पोलर। और इसका भी क्या मतलब होता है वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज गिवन बाय चार्ज। इसको डेरिवेशन नहीं करना, क्योंकि फिजिक्स में आप डेरिवेशन करोगे 12th में, क्योंकि हमको बस इसका एप्लीकेशन करना है। डाइपोल मोमेंट म्यू होता है चार्ज इनटू बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस, चार्ज इनटू बॉन्ड डिस्टेंस, या बॉन्ड लेंथ कर सकते हो। दैट मीन्स Q इनटू D। अब अगर Q चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो अगर चार्ज को मैं कूलम में लिखूं तो डिस्टेंस को हमें मीटर में लेना चाहिए, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? कूलम मीटर। और चार्ज की वैल्यू कूलम में तो क्या लेते हैं? Q इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम फॉर 1 इलेक्ट्रॉन्स।
फॉर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में ये लेते हैं 1.6 10⁻19 कूलम्ब। और डाइपोल मोमेंट के बारे में एक बात और पता होना चाहिए, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको पता होगा। दैट मीन्स इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। पहली बात तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर मैं डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लेता हूं तो चार्ज को हमें ESU में लेना पड़ता है। ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में होता है 1.6 10⁻19, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में होता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ये तब लेते हैं जब डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में रख रहे हो, बॉन्ड डिस्टेंस को। वो यूनिट का बस चक्कर है और कुछ नहीं। और ये सब चीजें इतनी यूज नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको ऐसे। ओके, नाउ बस अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट नेट डाइपोल मोमेंट अगर 0 होता है तो उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं नॉन पोलर, और 0 नहीं होता है तो उसे बोलते हैं पोलर। अच्छा, इसको कैसे चेक करना है? इसको चलो ठीक है, कल बताऊंगा। अभी आपकी फिजिक्स क्लास है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कल भी तो आपकी काफी लेट नाइट फिजिक्स क्लास हुई, मैंने सुना है। सर आज के लिए यस सर।